नमस्कार बंधुओं। साहित्य एक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज सुनते हैं रामदेव धुरंधर भैया की लघु कथा, यूँ कहिए लघु कथाएं। तो चलिए आरंभ करते हैं। राजनीति की बस। पहली लघु कथा है राजनीति की बस। दो भाई एक साथ अपने एक काम से कहीं जा रहे थे। दोनों बस स्टॉप पर पहुँचे कि बड़े भाई ने पेशाब के लिए आड़ में जाते जाते छोटे भाई से कहा, बस आए तो मुझे आवाज़ देना। बस आती हुई दिखाई देने पर छोटा भाई उसे आवाज़ देने ही वाला था कि बस को आकर्षक देखने पर वह भ्रमित सा होकर चुप रह गया। वैसे बस आकर्षक न भी हो तो यह उसका मतिभ्रम था। यह राजनीति की बस थी। इसमें चारों ओर रंगदार लिखावट पुती हुई थी। नौकरी चाहिए तो हमारी बस में सवारी कर लो, महंगाई से रुष्ट हो तो हमारी बस में आ बैठो, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, यही बस आपको उस मंजिल पर पहुंचा सकती है। सब आपके वोट पर निर्भर करता है। राजनीति आपसे इतना ही चाहती है, नेता चुनने में आप कुशल हों। राजनीति के मामले में इतनी प्यारी प्यारी बोलियां और जीवन को सुखद बनाने के इतने आकर्षण, कौन इसमें भ्रमित न होता। उस बस स्टॉप पर खड़े लोग राजनीति की बस में सवार होने के लिए उद्धत हो गए थे। वह जो छोटा भाई था वह भी लोगों की तरह उस बस में चढ़ गया था। उसने अनजाने में अपने बड़े भाई को छोड़ा, पर जैसे भी भाई तो छूटा। चुनाव के बाद ही दोनों भाइयों की मुलाकात हो पाई। बड़ा भाई पेशाब करके आ रहा था और छोटा भाई राजनीति की बस से उतरकर उसके पास जा रहा था। बड़े भाई ने कहा, जहाँ पेशाब करने के लिए खड़ा हुआ था वहाँ बर्रों का छत्ता था। बड़ी सावधानी से अलग होना पड़ा, पर वक्त तो बहुत लगा। मुझे दुख है, उस कारण से बस छूट गई। छोटे भाई ने अपनी बात कही। शायद राजनीति की बस के आकर्षण में बंध जाने से मैं उस बस में जा बैठा। अब चलो फिर से उस बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, हमें अपने काम के लिए जाना तो है। दोनों बस स्टॉप पर पहुंचे तो वे लोग भी वहीं खड़े दिखाई दिए जो छोटे भाई की तरह राजनीति की बस में चढ़कर चले गए थे। यानी कि जो जहाँ था वहाँ फिर आ गया। राजनीति कहीं किसी को नहीं पहुंचाती। चलिए दूसरी, आदि न अंत। मॉरिशस के पूर्वी प्रांत में पड़ने वाले एक गांव का अकूत धनवान जगदम्बा इस बात के लिए प्रसिद्ध था, संकट में घिरा हुआ प्राणी द्रव्य की आकांक्षा से उसके यहाँ आए तो वह निराश नहीं करता था। इसमें झूठ था भी नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ, एक गरीब का घर जलने पर वह जगदम्बा से कुछ मांगने न गया तो वह स्वयं उसके यहाँ पहुँच गया था। उसने गरीब से प्रेम पूर्वक पूछा था, तुम मेरे पास कुछ मांगने आते तो क्या मैं देने से इनकार करता? गरीब ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी थी। जगदम्बा ने उसी दिन उसके नए घर के लिए 5 बोरे सीमेंट भिजवा दिए थे। वैसे जगदम्बा की एक अंदरूनी कहानी थी। उसने अपने नौकर से 50 तक गिलास अलग रखवा लिए थे। इन गिलासों का अपना एक खास रहस्य था। जगदम्बा के यहाँ धर्म कार्य के लिए चंदा मांगने 2-4 लोग साथ में आए तो गिलास के अपने संस्कार का संवहन करना जगदम्बा के लिए मानो तड़प से लेकर एक अकल्पित रोग बन जाता था। नौकर से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, चाय के लिए दौड़ धूप तो करो, बल्कि लोगों के आने पर ज्यों ही उन्हें घर में बिठाया जाए, नौकर को अपना काम पूरा करने के लिए तत्पर हो जाना पड़ता था। वह अलग रखे हुए चमचमाते गिलासों में चाय लेकर सबकी सेवा में हाजिर हो जाता था। जगदम्बा के लिए एक गिलास पानी आता था। सभी लोग चाय पिएं और जगदम्बा एक गिलास पानी हाथ में लेकर टुनटुनाया करे। उसके कहने का तकिया कलाम होता था, थोड़ी देर पहले लोग इसी तरह आए थे, उनके साथ चाय पी थी, अब फिर से चाय पीना उसके लिए कठिन होगा।
जगदम्बा के पुराने नौकर से एक गलती हुई थी। घर के अलग रखे हुए कुटुंबी गिलास और अतिथियों के लिए दूर पड़े हुए एक जैसे चमचमाते गिलासों को धोते वक्त उसने साथ में मिला दिया था। नौकर को इस गलती के लिए अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। जगदम्बा ने सभी गिलासों को स्वयं अपनी कार में ले जाकर दूर फेंका था और नए सिरे से गिलास खरीदे गए थे। इस बार भी गिलास एक जैसे ही हुए, लेकिन घर लाने पर उन्हें बड़ी सावधानी से दो भागों में बांट दिया गया था। आम चुनाव आने पर प्रधानमंत्री चुनाव के सिलसिले में इधर आए। जगदम्बा की मांग पर उसके यहाँ चाय की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री और उनके साथ आए हुए लोगों का जगदम्बा के यहाँ चाय से आतिथ्य हो रहा था, पर गिलास कम पड़ जाने से जगदम्बा को अपने नौकर को इशारे से कहना पड़ा, दोनों प्रकार के गिलासों को एक कर दे। जगदम्बा और उसके बेटों को सबके साथ में चाय पीते देखा गया। तीसरी लघु कथा जाति। जाति को पाखंड मानकर इसके विरोध में काम करने वाले पंडित सत्यलोक जवान से अब वृद्ध हुए। उन्हें लगता था कि इसी काम के लिए वे धरती पर आए थे। तब तो उनका जन्म सार्थक हो गया। उनके अपने श्रम और प्रयास की बदौलत अपनी मातृभूमि मॉरिशस के हिंदू समाज में जात विरोधी एक प्रबल क्रांतिकारी के रूप में उनकी पहचान बन गई थी। यही उनकी आजीविका हुई। पैसे की उन पर दृष्टि होती थी, पर कोई जान न पाता उन्हें कहाँ से पैसा मिलता है। यह जानना लोगों के लिए अनिवार्य हुआ भी नहीं। लोग केवल उनके जात विरोधी कर्म को देखते थे और इसी का कायल होने में विश्वास करते थे। अब तो पूरे मॉरिशस के हिंदू वर्ग में कहने का तकिया कलाम बन गया था, पंडित सत्यलोक के सामने जात की बात न करें, वे डंडे से पीटकर बुरा हाल कर देंगे। एक सुबह परेशान से अपने घर में बैठे हुए पंडित सत्यलोक अपने आंगन में किसी के पैरों की आहट सुनने पर बाहर निकले। एक आदमी अपने हाथ में अंगोछा झुलाते उनके सामने आ खड़ा हुआ। आदमी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का तात्पर्य उन्हें बताया। वह घरों का काम करने वाला नौकर था। पंडित सत्यलोक की परेशानी का कारण तो नौकर ही था। तब तो अच्छा ही हुआ कि कोई स्वयं उनसे काम मांगने आया। उनका नौकर उन्हें कोस कर चला गया था, बल्कि लड़कर चला गया था। जात के नाम पर दोनों के बीच बहुत सारी कहासुनी हो गई थी। पंडित सत्यलोक के दादा का जमाना होता तो नौकर को मार पीट कर अधमरा कर दिया जाता। अब वह जमाना गया। नौकर यूनियन की बात करते हैं, पंडित सत्यलोक के लिए तो और मुसीबत होती। जात विरोधी काम से जो यश अर्जित किया था, जात का पोषक सिद्ध होने से वह यश धूल दूसरित हो जाता। पंडित सत्यलोक और आदमी के बीच काम की शर्तों के बारे में बातें होने लगीं कि आदमी ने सिर उठाकर कहा, मालिक, आप मुझे जूते पॉलिश करने के लिए न कहें। मैं आशा करता हूँ मेरी इन बातों से आप समझ रहे होंगे मैं अपनी जाति की बात कर रहा हूँ। मैं भूखा मरना स्वीकार कर लूँगा, लेकिन कोई मुझे जूते पॉलिश करने के लिए न कहे। पंडित सत्यलोक तो उसकी जात पूछने वाला ही था कि उसने अपनी जात बता दी। यह बिन पूछे पंडित सत्यलोक की अपनी एक गंभीर समस्या का समाधान था। पंडित सत्यलोक ने अपनी आंतरिक जात से उस आदमी का इतना जबरदस्त साझा देखने पर बड़े ही आनंद और स्वाभिमान से आज से ही उसे अपने घर के कामों में लग जाने के लिए हामी भर दी। अगली लघु कथा दुखिया रहे न कोई। सुबह गांव का बूढ़ा तेजू पंडित सुकन के घर आने पर बोला, पंडित भैया, सत्या के छोटे बेटे की मृत्यु हो गई है, तुमको ही कारज संभालना है। कारज संभालना था तो पंडित सुकन चरित्र संभाल लेता, अभी शोक प्रकट करना था। उसके मुंह से निकला, सतिया पर फिर विपदा आई, हे भगवान। तेजू के जाते ही पंडित सुकन के बेटे धर्मावतार ने कहा, देखा न रे पप्पा, भगवान किस तरह छप्पड़ फाड़ कर देता है। अब 1000 की मेरी मांग पूरी कर देना। बेटा धर्मावतार कल रात से अपने बाप से 1000 रुपये मांग रहा था, पर पिता देने की स्थिति में नहीं था।
पिछले कई दिनों से धार्मिक अनुष्ठान के लिए कहीं से बुलावा न आने की हालत में वह फकीरी झेल रहा था। अब माना कि अर्थी जलाने का काम मिला, लेकिन 1000 तो न मिलता। बाप बेटे के बीच बहस चली तो बेटे ने उसे डांट कर कहा, अब बहुत महंगाई आ गई है, 500 को 1000 कहना। सुकन अपने बेटे धर्मावतार से कहता रहा, न कह पाएगा, पर बेटे ने ढिठाई से कहा, उसे कहना ही होगा। अपना वह गीत खूब गवा दे जो गवाता रहता है, फिर कलेजे पर चढ़कर बैठ जाए, देने वाला बाप बोल कर देगा। बेटे धर्मावतार का इशारा बाप के इस गीत की ओर था, दुखिया रहे न कोई, संसार सुखी होई। सुकन अपने यजमानों के यहाँ शादी, जन्मदिवस, मृत्यु हर अवसर पर यही गवाता था। पंडित सुकन मानो 1000 मांगने और 1000 न मांगने जैसी दो धारों में बटकर अंत्येष्टि के मंत्र बाँचने लगा। बेटे धर्मावतार ने उसे मूर्ख मानकर कितना भी कोसा, इसका उसे दुख नहीं था। उसका झुकाव तो अपने इस दुख की ओर होता चला जा रहा था। बेटे को 1000 देने की संभावना हो सकती है, लेकिन उसे 1000 मांगने का साहस होने वाला नहीं है। बात यह थी कि उसने सतिया के यहाँ 1 महीना पहले उसके बड़े बेटे की अंत्येष्टि की थी। मांगा तो 500, यह बहुत था, लेकिन उसे मिला था। उसे स्वयं थोड़ा आत्मताप हुआ था। शमशान में सतिया के छोटे बेटे का शवदाह पूरा हुआ। अब वहाँ से लौटने पर घर में विधियाँ पूरी की जा रही थीं। पंडित सुकन ने देर तक सबसे गवाया, दुखिया रहे न कोई, संसार सुखी हुई। यहाँ इस गीत के साथ विधियाँ पूरी हुई और अब पंडित सुकन दक्षिणा लेकर जाता। वह इसी के लिए ठहरा हुआ था और सतिया स्वयं उसे देने के लिए हड़बड़ी में थी। विधवा सतिया ने पिछली बार की तरह 500 दिया तो उसने संदेह की दृष्टि से देखते हुए कहा, यह तो आधा है सतिया। सतिया नहीं मानती आधा है। बात दोनों के लिए वही पहुंची। 1 माह पहले सतिया के बड़े बेटे की मृत्यु हुई थी। पंडित सुकन ने ही तो अनुष्ठान किया था और उसके कहने पर सतिया ने 500 ही तो दिया था। सतिया ने उसे यह याद दिलाया तो वह बोला, दोहरी महंगाई आ गई है न सतिया। पंडित सुकन का मतलब 1000 रुपये से था। वह महंगाई के नाम पर अब तो मानो भूखा प्यासा होकर 1000 कहता ही चला जा रहा था। सतिया अब कैसे उसका कहा न मानती। अपने पास पर्याप्त पैसा न होने से उसने मृत्यु के अवसर पर आए हुए परिवार के लोगों से मांग कर दिया। पंडित सुकन इस गर्व से अपने घर चला। अपने बेटे की 1000 रुपये की मांग अब बड़े प्यार से पूरी हो जाती। तो ये थी लघु कथाएं। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। अभी के लिए विदा।